हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव क्लासेस। तो देखिए वर्ब का टॉपिक चला हुआ था, उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। 6 पार्ट हम कर चुके थे, आज पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं या उससे रिलेटेड स्टूडेंट के माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन बनी होती है। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करेंगे आज। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें आपको भी देखना है और फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है जी, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, और मे बी आज वर्ब का लास्ट सेशन हो। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है फार्मर्स हैव सोन, फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स, फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। ठीक है जी, फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। नेक्स्ट है द स्पेस शटल रिटर्न बैक सेफली to earth last week। थर्ड सेंटेंस है a few passengers forgot their luggage on the bus। ठीक है जी, और फोर्थ सेंटेंस है, तो खैर ये 3 सेंटेंस हुए। चलो खैर पहले इन्हीं को देख लेते हैं, ये फिर एक फोर्थ सेंटेंस लिख देते हैं। माई फ्रेंड विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, देखिएगा ये 4 सेंटेंस है। इन 4 सेंटेंस में आप खुद से देखेगा कि आपको क्या लगता है कि इन सेंटेंस में एरर है या नहीं है। एरर है तो फिर क्या एरर है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि वर्ब से रिलेटेड है तो एरर तो वर्ब में ही होगी। ठीक है, तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। और पहला सेंटेंस आप देखिएगा, फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। मेज का मतलब होता है मक्का वगैरह। ठीक है, मक्की वगैरह जो होता है, देखिएगा फार्मर्स हैव सोन देयर फील्ड्स विद मेज। अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है, एक वर्ब होती है जी सा। ठीक है, एक वर्ब होती है सा और एक वर्ब होती है जी सो। ठीक है जी, एक वर्ब सा होती है, एक वर्ब सो होती है। ठीक है, और ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जी। सा और सो ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, हालांकि सा सेकंड फॉर्म भी होती है सी वर्ब की, जिसका मतलब होता है देखना, लेकिन यहां सा और सो ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिएगा सा की जो सेकंड फॉर्म होती है जी, ये होती है सोड, और थर्ड फॉर्म होती है जी सोन। ठीक है, सा सोड सोन। जो सो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोड और थर्ड फॉर्म होती है जी सोन। ठीक है, फिर से बता दूं, सा वर्ब और सो वर्ब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सोड और थर्ड फॉर्म सोन होती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है जी ए और ओ का। ठीक है, चलो खैर ये तो अंतर हुआ स्पेलिंग का। अब मैं मीनिंग की बात करता हूं। मीनिंग देखिएगा, सा का मतलब होता है आरी से काटना। ठीक है, सा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आरी से काटना। ठीक है, सा एक नाउन भी होता है, और जब सा एक नाउन होता है तो उसका मतलब होता है आरी। ठीक है जी, आरी। और सो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जी बुआई करना। बुआई का मतलब होता है कि खेत में जब हम बीज वगैरह बोते हैं, ठीक है ना, तो बुआई करना होता है सो वर्ब का मीनिंग। ठीक है, फिर से बता दूं, सा का मतलब बारी से काटना होता है, और सो वर्ब जो है इसका मतलब होता है बुआई करना। चलिए जी,
हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या मीनिंग कन्वे करना है, बुआई का मीनिंग कन्वे करना है, फिर आरी से काटना है। चलो देखते हैं। फार्मर्स हैव सोन मतलब देयर फील्ड्स विद मेज। अब यहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि जो किसान है वो मतलब अपनी फसल जो विद मेज मतलब जो मेज के बीज हैं वो काट चुके हैं आरी से, ऐसा तो नहीं होगा, आरी से तो नहीं काटेंगे। और फिर विद मेज भी है, ये कह सकते हैं कि जो फार्मर्स है वो बुआई कर चुके हैं मेज के साथ, ठीक है ना, यानी कि जो मक्का वगैरह उसके साथ बुआई कर चुके हैं। तो फिर यहाँ सोन वर्ब नहीं होगी, सोन वर्ब यहाँ गलत है। फिर यहाँ क्या होगी जी, सोन वर्ब होगी SOWN, ठीक है जी, SOWN, ठीक है। और इसका मतलब होता है जी बुआई करना, ठीक है, जो हमें मीनिंग यहाँ मतलब रिक्वायर्ड है, इसी मीनिंग की हमें जरूरत है, ठीक है जी। खैर, पहला सेंटेंस हुआ और सा और सो में आपको डिफरेंस पता लगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द स्पेस शटल रिटर्न बैक सेफली टू अर्थलेस, मतलब अर्थ लास्ट वीक, सॉरी, ठीक है। द स्पेस शटल रिटर्न बैक सेफली टू अर्थ लास्ट वीक। इस सेंटेंस में हालांकि बहुत इजी एरर है और आपको पता भी लग गया होगा, ठीक है। खैर, आपको क्या पता लगा है मैं बता रहा हूं, देखिएगा। रिटर्न, रिटर्न एक वर्ब होती है, रिटर्न, जिसका मतलब होता है टर्न बैक, ठीक है ना, वापस आ जाना, टर्न बैक। रिटर्न का मतलब होता है टर्न बैक। जब रिटर्न का मतलब बैक होता है, टर्न बैक हो जाता है, बैक का मीनिंग रिटर्न से ही हमें मिल रहा है, तो फिर हम एक्स्ट्रा बैक क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो खैर यहां अननेसेसरीली, जब मैं कह रहा हूं रिटर्न एक वर्ब होती है, बैक यहां पर एडवर्ब है, जो ये बैक एडवर्ब है ये अननेसेसरी है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है ये आपको पता है कि रिटर्न में जो री है, री प्रेफिक्स होता है, उसका मतलब बैक होता है। खैर, ये तो ऐसे याद कर लो कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। खैर, क्यों नहीं आता मतलब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा आप, जो भी वर्ब होती है, यदि किसी वर्ब के स्टार्टिंग में यानी प्रेफिक्स के रूप में री लग जाता है, री, कोई भी वर्ब, जैसे टर्न है, टर्न के स्टार्टिंग में री लग गया, कॉल के स्टार्टिंग में री लग गया, ठीक है जी, बिल्ड के स्टार्टिंग में री लग गया। यदि किसी वर्ब के स्टार्टिंग यानी प्रेफिक्स के रूप में री लग जाता है तो उस री का मतलब होता है तो बैक या अगेन। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी ये लिखा था रिटर्न, ठीक है जी, रिटर्न लिखा था, रिसीड होता है जी, रिट्रीट होता है जी, रिकवर होता है जी, रीबिल्ड होता है जी, खैर बहुत सारे होंगे, रिबॉर्न होंगे, रिकास्ट होता है, एक वर्ड होता है रिकास्ट, ठीक है ना, एक वर्ड होता है रिकास्ट। तो ये जो वर्ड है हमारे पास री से जुड़े हुए, ये सारी वर्ब है, बिल्ड है, कवर है, ट्रीट, कास्ट, रिसीड और टर्न, ये वर्ब है, इनके स्टार्टिंग में प्रेफिक्स के रूप में री लगा हुआ है। तो यहाँ री का मतलब क्या है जी, यहाँ इस री का मतलब होगा या तो बैक होता है जी, या फिर अगेन होता है, ठीक। इनका मतलब होता है बैक या अगेन। जैसे रिटर्न होता है तो रिटर्न का मतलब टर्न बैक हो गया। रिसीड, रिसीड का मतलब होता है मूव बैक, पीछे हटना, मूव बैक। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब भी होता है कि झुक जाना, पीछे चले जाना, ठीक है, रिट्रीट होता है। रिकास्ट होता है, रिकास्ट होता है कि जैसे बुक वगैरह दोबारा से पब्लिश की जाती है, ठीक है ना, पब्लिश अगेन, तो रिकास्ट का मतलब भी पब्लिश अगेन होता है, ठीक है। रिकवर होता है, रिकवर का मतलब कवर अगेन होता है, ठीक है। रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब होता है बिल्ड अगेन, रिकॉल का कॉल बैक, ठीक है ना, रिबोर्न का बोर्न अगेन। तो यदि किसी वर्ब के स्टार्टिंग में प्रेफिक्स के रूप में री लगा होता है तो वहां पर उसका मीनिंग जो होता है वो अगेन और बैक अंडरस्टूड हो जाता है। जब उसका मतलब अंडरस्टूड हो जाता है तो फिर हम इनके साथ एक्स्ट्रा बैक और अगेन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो री ही सेंस दे रहा है, ठीक है ना, वो अननेसेसरी माना जाएगा। तो इन सभी के साथ ना तो अगेन आ ही सकता है और ना ही बैक आ सकता है। जैसे रिपीट होता है, रिपीट के साथ कई बार आप देखते हो मेनी टाइम्स रिपीट अगेन बोल भी देते हैं, कई बार कुछ स्पोकन में गलती तो करते ही हैं खैर, कि रिपीट अगेन। तो रिपीट आप जब री लगा रहे हो तो रिपीट का मतलब तो अगेन ही होता है, तो फिर आप अगेन क्यों लिख रहे हो। तो इनसे खैर बचे गए, अननेसेसरी वर्ड होते हैं बैक और अगेन। एक एडवर्ब मतलब बैक जो आता है, अगेन जो आता है, इनके साथ एडवर्ब लगे होते हैं, उनका मीनिंग री में ही अंडरस्टूड होता है, तो उनके साथ आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर बैक गलत था और ये हो जाएगा द स्पेस शटल रिटर्न सेफली टू अर्थ लास्ट वीक। ओके जी, चलिए जी,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ब से रिलेटेड, इसीलिए मैंने लास्ट में कराए हैं, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट देखो, ए फ्यू पैसेंजर्स फॉरगॉट देयर लगेज ऑन द बस। खैर ये वर्ब के पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था फॉरगेट और रिमेंबर, ठीक है, जो सॉरी फॉरगो लिखा हुआ है फॉरगॉट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो फॉरगॉट फॉरगेट होता है और रिमेंबर वर्ब होता है। ये जो वर्ब है हमें क्या बताती है, फॉरगेट और रिमेंबर मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। मेंटल स्टेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, टू हैव समथिंग आउट और माइंड, मतलब कुछ हमारे माइंड से आउट हो जाना, और अगर कुछ हमारे माइंड में आ रहा है टू हैव समथिंग इन आवर माइंड, वहां फिर रिमेंबर होता है, ठीक है ना। रिमेंबर का मतलब हमारे माइंड में कुछ होना, आउट का मतलब फॉरगेट का मतलब होता है आउट हो जाना, ठीक है। तो फॉरगॉट और रिमेंबर वर्ब हमेशा मेंटल स्टेट को रेफर करती है, ठीक है, हमेशा मेंटल स्टेट को रेफर करती है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखो, ए फ्यू पैसेंजर्स फॉरगॉट देयर लगेज, अगर मान लो चलो इतना ही होता, ए फ्यू पैसेंजर्स फॉरगॉट देयर लगेज, क्यों अपना लगेज भूल गए थे, ठीक है, तो हम मान सकते थे कि यहां पर जो फॉरगॉट वर्ब है इन पैसेंजर की मेंटल स्टेट को रेफर कर रही है। लेकिन आगे आपने देखा ऑन द बस, ऑन द बस की बस पर वो छोड़ आए थे, तो ऑन द बस आपको क्या बता रहा है, प्लेस या मेंटल स्टेट। तो सबको पता है ऑन द बस यहां प्लेस रेफर कर रहा है जी, क्या रेफर कर रहा है, प्लेस। तो आपको यहां प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब चाहिए, ना कि मेंटल स्टेट को रेफर करने वाली मतलब वर्ब चाहिए। तो प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब चाहिए, तो प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब होती है जी लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म होती है जी लेफ्ट, मतलब वो छोड़ आए थे बस पर, ठीक है। तो फिर से बता दूं, फॉरगेट और रिमेंबर मेंटल स्टेट को रेफर करने वाली वर्ब होती है, लेकिन हमें यहां प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब चाहिए थी। प्लेस को रेफर करने वाली वर्ब जो एक्शन बताती है वो होती है लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर लेफ्ट वर्ब का यूज हमें करना ही होगा, ठीक है सी। तो खैर चलिए जी, ये भी हुआ, याद रखिएगा फॉरगेट और रिमेंबर का यूज हमें करना है मेंटल स्टेट को रेफर करने के लिए। लेकिन यदि वहां पर प्लेस को रेफर करने वाली एक फ्रेज आती है, एडवर्ब फ्रेज आती है जो वेयर का रिप्लाई होती है, तो फिर वहां आपको फॉरगेट नहीं होगा, फिर वहां लेफ्ट करना ही होगा, ठीक है जी। जैसे चलो खैर ये तो हो गया। अब यहां देखो, माई फ्रेंड विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे नेक्स्ट वीक। माई फ्रेंड विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट ऑन मंडे नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। खैर अब यहां जो कॉन्सेप्ट है देखिएगा, मैं आपको बता दूं पहले तो, यदि कहीं बात हो रही है जी टीचर्स की और कहीं पर बात हो रही है जी स्टूडेंट्स की, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, टीचर्स के लिए गिव वर्ब आती है, टीचर्स गिव टेस्ट होता है जी, या फिर असाइनमेंट होता है जी, ठीक है। अगर टीचर से रिलेटेड सेंटेंस है और आपको वहां फिलअप में बोला गया है कि वहां गिव या टेक होगा, तो टीचर्स के साथ हमेशा क्या होता है जी, गिव होता है, ठीक है। और बात करूं मैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स लर्नर्स होते हैं और वो अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट्स लर्नर होते हैं, हालांकि लर्नर टीचर भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो लर्नर होते हैं वो अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा, उन्होंने कितना पढ़ा, चलो उसको टेस्ट कर लिया जाए एक बार, तो वो खुद का टेस्ट लेंगे ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि आ रहा है तो उसके साथ आप टेक वर्ब का यूज करोगे, ना कि गिव का। तो स्टूडेंट्स टेक टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स टेक टेस्ट होता है, और टीचर्स गिव टेस्ट होता है, ठीक है। भाई एक बात देखिएगा, टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है जी, टेस्ट का मतलब होता है इवेल्युएट, ठीक है ना, मूल्यांकन करना। मान लो मैं एक टीचर हूं, ठीक है, और मैंने बच्चों को टेस्ट दिया कि भाई आपको ये टेस्ट करना है, तो टेस्ट कौन करेगा अपने आप को, टीचर या बच्चे? भाई टीचर थोड़े टेस्ट करेगा, टीचर ने तो टेस्ट बनाया और वो बच्चों को दे दिया, तो बच्चों ने जितना पढ़ा, उन्होंने कितना पढ़ा और वो कितना मतलब अपने आप को इवेल्युएट कर पा रहे हैं, तो वो तो अपना टेस्ट लेंगे ना। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ टेक वर्ब आती है, ना कि गिव। स्टूडेंट थोड़ा ही टेस्ट देते हैं, टेस्ट तो टीचर लोग देते हैं, और जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट लर्नर है, उन्होंने कितना सीखा, कैसे सीखा, तो वो अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट के साथ टेक वर्ब आएगी। तो इसीलिए जो माय फ्रेंड है विल गिव हिज ड्राइविंग टेस्ट, ये भी तो ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है, इसने कितना सीखा ये अपने आप को इवेल्युएट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, टेक वर्ब यूज होगी जी, ठीक है।
तो ये अंतर है टेक और गिव में। यदि टीचर्स वगैरह आ रहा है तो वहां गिव होगा, और यदि स्टूडेंट्स वगैरह आ रहा है तो वो अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, वो अपना टेस्ट लेंगे कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो स्टूडेंट वगैरह के साथ टेक वर्ब यूज किया करो जी। ठीक है, चलिए जी कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा, they have found this observatory to observe and catalog the stars। ठीक है, साइंटिस्ट have founded a complete skeleton of an ape-like man। खैर मैन को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। देखिए जी, ये दो सेंटेंस हैं। They have found this observatory to observe and catalog the stars. Scientists have founded a complete skeleton of an ape-like man। ठीक है, ये an अलग है, आर्टिकल है, और ape-like man। ठीक है जी, तो खैर यहां पर एरर क्या है इन दोनों सेंटेंस में और कौन सी वर्ब यहां डिस्कस की हुई है, चलिए खैर ठीक है मैं आपको बता दूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इनसे पहले एक सेंटेंस देखिएगा, दे कुड नॉट फाउंड नो एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है जी, दे कुड नॉट फाउंड नो एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, कि वो कोई भी एरर फाउंड नहीं कर सके। ठीक है, कि उनको कोई एरर नहीं मिली उस सेंटेंस में। तो यहां देखिएगा, तो जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेंटेंस है मैं आपको बताऊं, एक वर्ब होती है जी फाइंड और एक वर्ब होती है जी फाउंड। तो ये दो वर्ब होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड और फाउंड। ठीक है जी, फाइंड और फाउंड। फाइंड जो वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होती है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। ठीक है जी, फाउंड जो वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड होती है और थर्ड फॉर्म भी जी फाउंडेड होती है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, फाइंड फाउंड 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 फाउंडेड फाउंडेड। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड वर्ब का मतलब क्या होता है जी, टू गेट समथिंग, मतलब कुछ प्राप्त कर लेना। ठीक है, फाइंड का मतलब कुछ गेट कर लेना, तो टू गेट समथिंग होता है फाइंड वर्ब का मीन्स। जबकि जो फाउंड वर्ब है, इस फाउंड का मीनिंग क्या होगा, इस फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, सेटअप करना। ठीक है ना, स्थापना करना। तो फाउंड जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में, उसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना। ठीक है जी, स्थापना करना, सेट अप करना। जबकि फाइंड वर्ब का मीन होता है सी क्या, फाइंड वर्ब का मतलब होता है टू गेट समथिंग। अब एक चीज और देखने लायक है, फाइंड की सेकंड फॉर्म और ये फाउंड फर्स्ट फॉर्म, अब ये दोनों सेम है। तो याद रखना, फाउंड जब सेकंड फॉर्म होगी इसका मतलब क्या होगा, टू गेट समथिंग, और फाउंड जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या होगा जी, टू एस्टैब्लिश। ठीक है ना, एस्टैब्लिशमेंट करना। ठीक है, सेटअप करना। अब एक चीज देखेगा, दे कुड नॉट फाउंड नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो एरर का तो कोई स्टैब्लिश हमें नहीं करना होता, ना ही ये कोई स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, तो एरर को तो हम सेटअप नहीं करेंगे, हाँ एरर मिली या नहीं मिली उसको हम गेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी, दे कुड नॉट, कुड नॉट क्या होता है जी, मॉडल, और मॉडल के साथ क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं फाउंड को यहां सही मान लूं तो हमें मानना पड़ेगा यहां फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, टू सेटअप। जबकि हमें यहाँ सेटअप मीनिंग नहीं चाहिए, यहाँ हमें गेट मीनिंग चाहिए। तो फाउंड यहाँ गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा जी, यहाँ फाइंड होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म यही मीनिंग होता है, दे कुड नॉट फाइंड नो एरर इन दिस सेंटेंस। समझ में आया, फाइंड का मीनिंग होता है टू गेट समथिंग,
फाउंड का मीनिंग होता है टू स्टैब्लिश, फाउंड सेकंड फॉर्म भी होती है फाइंड की। जब फाउंड सेकंड फॉर्म होती है तो उसका मीनिंग होता है जी क्या, टू गेट समथिंग, और फाउंड जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका मतलब होता है टू सेटअप करना, ठीक है जी। तो देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में देखो, दे हैव फाउंड दिस ऑब्जर्वेटरी टू ऑब्जर्व एंड कैटलॉग द स्टार्स। खैर, दे हैव फाउंड दिस ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा प्लेस होता है, ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा प्लेस होता है जहां से हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जो प्लेनेट होता है, सैटेलाइट होते हैं, ठीक है ना, उनको देख सके। तो ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा मतलब प्लेस होता है जहां से हम प्लेनेट या सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्व कर सके, वो ऑब्जर्वेटरी प्लेस होता है। अब कोई भी ऑब्जर्वेटरी प्लेस को सेटअप किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेटरी प्लेस को सेटअप किया जाता है, ना कि फाइंड किया जाता है। तो जब ऑब्जर्वेटरी प्लेस को सेटअप किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, तो यहां पर हमें पता है कि हैव यहां क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब, हैव के साथ मेन वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसको सही मान लूं तो इसका मतलब हमने ऑब्जर्वेटरी को फाइंड किया, जबकि ऑब्जर्वेटरी एक प्लेस है, उसको हम स्टैब्लिश करते हैं ना कि फाइंड करते हैं। तो यहां थर्ड फॉर्म क्या होगी जी, फाउंडेड होगी। तो क्या होगी जी, फाउंडेड होगी। और यहां देखिएगा, साइंटिस्ट हैव फाउंडेड ए कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एन एप लाइक मैन, यानी क्या कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है उन्हें मिला है क्या, कंप्लीट स्केलेटन, स्केलेटन एक ढांचा वगैरह, किसका, जो एन एप लाइक मैन, यानी कि क्या है ये, आदि मानव, आदि मानव का जो स्केलेटन है वो कंप्लीट। अब स्केलेटन को सेटअप तो नहीं किया जाएगा, स्टैब्लिश तो नहीं किया जाएगा, वो तो उनको मिला है, मिला है तो फिर क्या है, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग है तो यहाँ फाइंड की थर्ड फॉर्म चाहिए, और फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, फाउंड होती है, ना कि फाउंडेड। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट हैव फाउंड ए कंप्लीट स्केलेटन एंड एप लाइक मैन। ओके जी, खैर तो समझ में आए होंगे ये सेंटेंस, इनमें वर्ब जो आपने देखी, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं वर्ब से रिलेटेड। चलिए जी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द क्लाउड्स thinned and the moon shined through, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कारपेंटर एंड हिज हेल्पर, ठीक है, द कारपेंटर एंड हिज हेल्पर have shown all the articles of furniture, ठीक है जी। फर्नीचर क्या, आर्टिकल्स यानी सामान वगैरह। ओके, ठीक है। द मर्डरर was hung at 6 AM on Wednesday, ठीक है जी। नेक्स्ट है, मोहन हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल बिहाइंड द सोफा। देखिए जी, ये चार सेंटेंस है। द क्लाउड्स थिंड, थिंड का मतलब होता है जब बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। द क्लाउड्स थिंड, फिर क्या हुआ, एंड द मून साइंड थ्रू, थ्रू का मतलब होता है गो वाया समथिंग, यानी कि जब बादल हट गया, छट गया, ठीक है ना, फिर वहां से चंद्रमा की जो लाइट है वो हमको दिखाई दी, ठीक है जी। चलो खैर, द क्लाउड्स थिंड एंड द मून साइंड थ्रू। सेकंड सेंटेंस, द कारपेंटर एंड हिज हेल्पर हैव सोन ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है जी। तो यहां क्या है जी, यहां किससे रिलेटेड यहां पर ये सेंटेंस है, तो मैं आपको बताऊं, एक वर्ब होती है जी साइन, क्या होती है जी, एक वर्ब होती है जी साइन, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है जी सोन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी सोन। जो साइन वर्ब होती है इसकी एक और सेकंड फॉर्म होती है, साइन की सेकंड फॉर्म साइंड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी, साइंड होती है। देखिएगा,
तो ये जो साइन है ये फर्स्ट फॉर्म है, सोन सेकंड फॉर्म है, और ये भी जी आपकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब है साइन, साइन सोन सोन साइन साइंड साइंड। देखिएगा साइन की जब सेकंड फॉर्म सोन और थर्ड फॉर्म सोन होती है तो इसका मतलब होता है जी चमकना। साइन जो वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जब सोन होती है तो इसका मतलब होता है चमकना, ना कि चमकाना। तो साइन वर्ब का मतलब जब चमकना होता है तो ये हैपनिंग होती है, ना कि डूइंग। क्या होती है जी? ये हैपनिंग होती है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिर से बता दूं, ठीक है। साइन का मतलब चमकना होता है, और क्या चमका मतलब ये हमें बताना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं कह रहा मैं कि ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट होगा जो चमक रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो हैपनिंग होगी उसको कोई चमका नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा। यानी साइन वर्ब जब सेकंड फॉर्म सोन होती है तो वो हैपनिंग रेफर करती है। ठीक है ना, उसका मतलब होता है चमकना। साइन साइंड साइंड, साइन वर्ब की जब सेकंड और थर्ड फॉर्म साइंड साइंड होती है तो इसका मतलब होता है जी चमकाना। ठीक है, चमकाना। ठीक है, जैसे कोई मेज वगैरह है, बाइक वगैरह है, उसको हम चमकाते हैं तो वहां कोई डूअर होता है जो डूइंग करता है, और क्या चमकाते है वो बताना पड़ेगा। फिर वहां ऑब्जेक्ट की नीड होगी तो साइन वर्ब वहां डूइंग होगी, जिसका मतलब होगा चमकाना। ठीक है जी, तो ये डूइंग वर्ब है जी। खैर फिर से बता दूं, साइन वर्ब का मतलब चमकना होता है जब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सोन होती है, और ये हैपनिंग बताती है, हैपनिंग। साइन साइन साइन, साइन का मतलब चमकाना होता है, क्या चमका वो बताना पड़ेगा। ये डूइंग वर्ब है और ये ट्रांजिटिव होती है। साइन ऊपर जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, नीचे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। अब आ जाइएगा जी सेंटेंस में। द क्लाउड्स थिन्ड एंड द मून साइंड थ्रू। अब एक चीज बताओ, यहां मून के साथ साइंड है, इसका मतलब चंद्रमा को चमकाया या चंद्रमा ने चमकाया। अब एक चीज देखेगा, यदि कोई टेबल वगैरह है या कोई बाइक वगैरह है या कोई कार वगैरह है तो उसको तो पर्सन जो होता है वो चमका सकता है, ठीक है ना, तो उसको वो चमका सकता है, वो साइन कर सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या चंद्रमा पर जाकर उसको साफ कर दोगे आप, चमका दोगे चंद्रमा को? ऐसा तो नहीं होगा। तो मून का क्या है कि मून मतलब चमक रहा था, मून में से लाइट निकली थी। ठीक है, तो यहां पर दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां साइंड वर्ब के बाद जो थ्रू आया हुआ है ये एडवर्ब है। क्या है जी? ये एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते तो यहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो हमें यहां क्या चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, यहां हैपनिंग वाली वर्ब चाहिए, और हैपनिंग वाली वर्ब साइन होती है, और साइन की सेकंड फॉर्म सोन होती है जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द क्लाउड्स थिन्ड एंड द मून सोन थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, द कारपेंटर एंड हिज हेल्पर हैव सोन ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि कारपेंटर जो था उसका हेल्पर जो था, ठीक है ना, हैव सोन, क्यों चमका चुके हैं ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के सभी सामानों को वो चमका चुके हैं, वो अपना थोड़े चमक रहे हैं। यहां पर कोई ना कोई चमकाने वाला है, जो कारपेंटर और हेल्पर है। तो हमें यहां पर क्या चाहिए? डूइंग या हैपनिंग? डूइंग, क्योंकि यहां कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो परफॉर्म हो रहा है तो फिर यहां पर क्या होगा जी? साइंड वर्ब होगी, जिसका मतलब होता है चमकाना। ठीक है जी, चलिएगा, ये दो सेंटेंस है और साइंड और सोन में आपने अंतर जाना जी। ठीक है, ठीक है, देखिएगा जी। नेक्स्ट देखो, द मर्डरर वाज हंग एट 6 AM ऑन वेडनेसडे। ठीक है, द मर्डरर जो मर्डर करने वाला था वाज हंग एट 6 AM ऑन वेडनेसडे, मतलब उसको वेडनेसडे 6 बजे जो भी होना था। नेक्स्ट, मोहन हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल बिहाइंड द सोफा। ठीक है सी, देखिएगा ये किससे रिलेटेड है, हालांकि आप सभी जानते हैं। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। एक वर्ब होती है जी हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है जी हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी? हंग। फिर जो हैंग होता है इसकी एक और सेकंड फॉर्म होती है जी हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी? हैंग्ड होती है। ठीक है, तो ये दो हैंग वर्ब है जिनकी दो सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, फिर किस सेंटेंस में हमें हंग यूज करना होगा और किस में हैंग्ड, ये डिपेंड करेगा कि इन वर्ब का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, देखिएगा, हैंग फर्स्ट फॉर्म है, हंग और हंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। जब हैंग वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग और हंग होता है, इसका मतलब होता है लटकाना, टांगना। जैसे कोट वगैरह को टांग देते हैं खूंटे वगैरह पर, तो वहां होता है जी हंग। ठीक है, फिर से बता दूं, हैंग की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हंग होती है, उसका मतलब होता है लटकाना, टांगना। ठीक है जी, लेकिन जो हैंग है इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड होती है, तो इसका एक ही मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना। ठीक है जी,
तो हैंग्ड जो है, हैंग्ड वर्ब का मीनिंग होगा फांसी पर चढ़ाना, और हंग जो होता है वो होता है टांगना या लटकाना वगैरह, ठीक है जी। खैर चलो अब यहां आइएगा, द मर्डरर वाज हंग एट 6 AM ऑन वेडनेसडे। अब क्या है, जो मर्डर है, जिसने खून किया है, उसको तो फांसी ही दोगे ना, अब उसको तो कहीं खूंटे वगैरह पर तो नहीं टांगोगे ना मर्डर को, तो यहां पर फांसी दी जाएगी, उसको फांसी दी जाएगी। तो हंग जो है, हंग होता है टांगना या लटकाना, जबकि हमें यहां मीनिंग चाहिए फांसी का, तो फिर यहां क्या होगा जी, हैंग्ड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मर्डरर वाज हैंग्ड एट 6 AM ऑन वेडनेसडे। नेक्स्ट देखो, मोहन हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल बिहाइंड द सोफा। अब मोहन जो पिक्चर है उसको फांसी तो नहीं देगा मोहन पिक्चर को, कि वॉल पर फांसी दे दी पिक्चर को, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो हमें यहां मीनिंग चाहिए कि उसने पिक्चर को टांगा, ठीक है, सोफे के पीछे दीवार पर, ठीक है जी। तो यहां हैंग्ड वर्ब नहीं चाहिए हमको, हंग वर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा जी, हंग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हंग का जो मीनिंग होता है वो होता है लटकाना, टांगना, और हैंग्ड होता है जी फांसी देना, ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, जैसे द मैन डैश हिज हेड, द मैन डैश हिज हेड इन द सेम। ये बताओ, और आपके सामने ऑप्शन है हैंग्ड या हंग, ठीक है जी। द मैन डैश हिज हेड इन द सेम, सेम का मतलब श्रम की मारे, ठीक है। तो यहां देखिएगा हैंग्ड होगा या हंग होगा, ठीक है। अब यदि कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यहाँ हैंग्ड होगा, हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर देना, तो मैं आपको बता दूं, जो फांसी दी जाती है वो पर्सन को दी जाती है, ना कि पर्सन के किसी पार्ट को, ठीक है। फिर से बता दूं, जो फांसी दी जाती है वो हेड को नहीं दी जाती, वो पर्सन को दी जाती है। पर्सन के किसी भी पार्ट को फांसी नहीं दी जाती, फांसी दी जाती है पर्सन को, व्यक्ति को, ठीक है जी। और यहां देखो, द मैन डैश हिज हेड, हेड को तो फांसी नहीं दी जाएगी, तो यहां केवल एक ही है कि मान लो कोई आदमी है, वो जा रहा था, उसका झूठ पकड़ा गया, तो उसने शर्म के मारे सिर को झुका दिया, ठीक है जी। अब सर को तो फांसी नहीं देगा, फांसी मैन को दी जाती है, पर्सन को दी जाती है, ना कि उसके किसी पार्ट को। और जबकि आपको पता है कि हिज हेड उसका पार्ट है, तो हेड को फांसी नहीं दी जाती, फांसी दी जाती है पर्सन को। ये हो सकता है कि मान लो कोई लड़का जा रहा है और उसको पकड़ लिया गया, उसका झूठ पकड़ा गया, तो शर्म के मारे उसका सिर झुक गया, तो यहां पर जो मीनिंग टैली करेगा वो हंग का करेगा, ना कि हैंग्ड का। तो फिर यहां क्या हो जाना चाहिए जी, हंग हो जाना चाहिए, ना कि हैंग्ड। नेक्स्ट देखिएगा, खैर अब मैं एक इसमें लॉजिक क्रिएट करता हूं। मान लो यहां तो हिज हेड था, मान लो हिज हेड के स्थान पर हमने कर दिया जी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ कर दिया। हिमसेल्फ का मतलब उसने स्वयं ने, तो हिमसेल्फ का मतलब यहां उस पर्सन से रिलेटेड है, मैन से। अब मैन से रिलेटेड है तो फिर यहां आप कर सकते हो आप हैंग्ड। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यहां ऑप्शन को चूज कर पा रहे हो, ठीक है सी। तो हो गया हैंग्ड और हंग का खेल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, when the tourists knew the secret they were taken aback। when the tourists knew the secret they were taken aback, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यदि आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में क्या है, ठीक है, इस सेंटेंस में देखने से पहले मैं 2-3 सेंटेंस आपके सामने देखिए लिख रहा हूं, जैसे दे कुड नॉट नो हिज एड्रेस। ठीक है जी, दे कुड नॉट नो हिज एड्रेस when they know the secret they got shocked when they knew। सेकंड फॉर्म आएगी ना, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट फॉर्म होती है सेकंड, ठीक है। when they knew the secret they got shocked, ठीक है जी। थर्ड सेंटेंस है I get to know
द आंसर, आई गेट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, या टू द क्वेश्चन, मान लो हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफर करना है। तो देखिए ये 3 सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको देखना इन सेंटेंस में जो वर्ब है इसमें क्या एरर है, ठीक है। They could not know his address when they knew the secret, they got soaked, I get to know the answer to the question, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। एक वर्ब होती है जी नो, नो का मतलब होता है पता होना या कुछ जानना, नो का मतलब आप जानते हो, ठीक है, जानना या पता होना। और जो नो वर्ब है मेंटल स्टेट होती है, यानी हमारी मेंटल स्टेट को रेफर करते हैं कि हम क्या जानते हैं, क्या हमें पता होता है, ठीक है जी। तो नो का मतलब पता होना होता है और ये हमारी स्टेट को रेफर करती है, किसको रेफर करती है जी, स्टेट को। एक और होती है जी फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है जी, फाइंड आउट का मतलब होता है जी पता करना, ठीक है। तो नो का मतलब होता है पता होना या जानना, तो वो स्टेट रेफर करती है हमारी मेंटल स्टेट। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है जी, फाइंड आउट करना यानी पता करना, और ये क्या होता है जी, डूइंग, भाई कुछ ना कुछ तो पता करेंगे, ठीक है। और एक वर्ब होती है जी गेट टू नो, गेट टू नो, गेट यहां लिंकिंग वर्ब है, टू नो कॉम्प्लीमेंट है, खैर। तो नो का मतलब होता है जी जानना या पता होना, ये स्टेट रेफर करती है हमारे मेंटल स्टेट। जबकि फाइंड आउट का मतलब होता है जी पता करना, ये डूइंग रेफर करती है, ठीक है जी। और गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, गेट टू नो का मतलब होता है या फिर कम टू नो, याद रखना गेट टू नो और इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं कम, कम टू नो, गेट टू नो या कम टू नो, इनका मतलब होता है पता चलना। और ये पता चलना एक हैपनिंग होती है जी, क्या होती है, हैपनिंग। तो याद रखना फाइंड आउट और गेट टू नो ये हमारे एक्शन को रेफर करती है, किसको रेफर करती है जी, मेंटल एक्शन को रेफर करती है। और नो हमारी मेंटल स्टेट को रेफर करती है और ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो नो का मतलब होता है जी पता होना, फाइंड आउट का मतलब होता है पता करना, और गेट टू नो या कम टू नो का मतलब होता है जी पता चलना, पता चलना एक हैपनिंग होती है, ठीक है। तो अब हमें इनके मीनिंग को टैली करना है इन 3 सेंटेंस में, इन 3 सेंटेंस में हमें मीनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट स्टेट की है या हमें रिक्वायरमेंट फिर मेंटल एक्टिविटी की है। तो देखिएगा जैसे यहां देखो, दे कुड नॉट नो हिज एड्रेस, मतलब वे एड्रेस को मतलब क्या नहीं कर सके, कि वे एड्रेस को जान नहीं पाए या पता नहीं चला या क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां देखिएगा दे कुड नॉट, सभी को ये पता है, जो कुड होती है ये एबिलिटी की वर्ब होती है, कैन कुड, और ये एबिलिटी बताती है, एबिलिटी बताती है तो ये एक एक्शन रेफर करने वाली वर्ब को लेकर आती है। तो उन्होंने यानी कि वो क्या नहीं कर पाए, कि वो पता नहीं कर पाए उसका एड्रेस, उन्होंने करना चाहा, भाई एबिलिटी उन्होंने दिखाई लेकिन कुड नॉट, यानी कि वो एबल नहीं हो सके, ठीक है, यानी कि वो पता नहीं कर सके, यानी कि यहां डूइंग वर्ब चाहिए। और नो होती है मेंटल स्टेट की ओर, तो डूइंग वर्ब क्या होती है जी, फाइंड आउट, क्या होती है जी, फाइंड आउट। तो यहां क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट फाइंड आउट हिज एड्रेस, ठीक है, वो फाइंड नहीं कर सके। नेक्स्ट, व्हेन दे न्यू द सीक्रेट दे गेट सोक्ड, सीधी सी बात है, जब उन्हें सीक्रेट पता चला तो वो सोक हो गए। तो सोक होने का काम बाद में हुआ, पहले ये हैपनिंग हुई, पहले ये हैपनिंग हुई, उसके बाद तो ये हुआ होगा। तो यहां पर आपको हैपनिंग रेफर करने वाली वर्ब चाहिए थी, नो तो मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। तो हैपनिंग क्या होती है जी, व्हेन दे गोट टू नो, या तो आप लिखो गोट टू नो या लिखो केम टू नो, when they came to know the secret या when they got to know the secret they got soaked, मतलब जब उन्हें उसका पता चला तो वे सोक हो गए, ठीक है जी। तो ऊपर हमें चाहिए थी डूइंग वर्ब, नीचे चाहिए थी हैपनिंग। अब तीसरे सेंटेंस में देखो, आई गेट टू नो द आंसर टू द क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन को जानता हूं। तो यहां मैं अपनी मेंटल स्टेट रेफर कर पा रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को मैं जानता हूं, तो वो फिर मेंटल स्टेट को रेफर करता है। अगर ये मेंटल स्टेट को रेफर करता है तो फिर हमें यहां क्या चाहिए जी, यहां पर नो वर्ब का यूज होगा, गेट टू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आई नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिएगा, खैर ये समझ में आया, तो समझना नो, गेट टू नो, और फिर होता है जी फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू, कॉल ऑन हिम someday
लेटर। देखिए जी, ये आज के लेक्चर का लास्ट सेंटेंस है, द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू, कॉल ऑन हिम सम डे लेटर। ठीक है, खैर यहां पर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर क्या हो जाएगी जी, नेवर हैज की जगह क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव हो जाएगा। अब इसके होने के पीछे वजह क्या है फिर से बता दूं, मैंने कहा आंसर इसका क्या है, नेवर के स्थान पर क्या होना है, डज नॉट हैव होना है। उसके होने के पीछे वजह क्या है जी, समझिएगा। नेवर, नेवर एक एडवर्ब होता है जो फ्रीक्वेंसी शो कराता है, सी फ्रीक्वेंसी शो कराता है एक्शन की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नेवर का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। फिर से बता दूं, नेवर का मीनिंग जो होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, यानी नेवर का जो मीनिंग होता है वो होता है जी फ्रीक्वेंट इवेंट, ओकेजनल इवेंट। तो क्या होता है जी, नेवर का मतलब होता है जी फ्रीक्वेंट इवेंट। नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब होता है फ्रीक्वेंट इवेंट। तो नेवर का यूज होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करते हो जिस एक्शन की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो, ना कि वन टाइम फ्रीक्वेंसी। फिर से बता रहा हूं, नेवर का यूज किसी भी सेंटेंस में तब होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करते हैं जिस एक्शन की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो, ना कि सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी। नेवर कभी सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी नहीं बताता है, वो फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। ठीक है जी, अब यहां देखिएगा, द बॉस, अगर हम नेवर को यहां सही मानते, द बॉस नेवर हैज टाइम टू मीट यू, कॉल ऑन हिम समडे लेटर। मान लो कोई बॉस से मिलने गया और उस टाइम बॉस के पास टाइम नहीं था मिलने का, कोई बॉस से मिलने गया, ठीक है ना, मान लो तुम बॉस से मिलने गए और बॉस के पास उस टाइम टाइम नहीं था, तो कह दिया गया कॉल ऑन हिम। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, कि तुम भाई बाद में आना। ठीक है, तो यानी ये पर्टिकुलर उसी डे से रिलेटेड है। अब हर दिन तो ऐसा नहीं होता, वो किसी दिन गया होगा, तो किसी दिन का मतलब उस पर्टिकुलर डे से, यानी वो वन टाइम फ्रीक्वेंसी है या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है एक्शन की। तो यहां पर मिलने की मतलब वन टाइम फ्रीक्वेंसी थी। अगर वन टाइम फ्रीक्वेंसी है तो फिर नेवर कैसे आ जाएगा, नेवर तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को शो कराता है। भाई मान लो किसी पर्टिकुलर डे बॉस बिजी होगा और उस पर्टिकुलर टाइम वो आपसे मिलना नहीं चाहता है, तो वो वन टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी, अगर यहां हमें वन टाइम फ्रीक्वेंसी शो करनी है तो फिर नेवर हटेगा, फिर क्या होगा जी, डज नॉट आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस यही कहता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, बोथ सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया और फिर हमारी बेस फॉर्म हैव आ गई। ठीक है जी, इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, इसको बताना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे नेवर गेट लेट। मान लो ये है, दे नेवर गेट लेट। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे नेवर गोट लेट टुडे। और इन दोनों सेंटेंस में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन दोनों सेंटेंस में से जो नेवर है ये किस सेंटेंस में हम सही ठहरा सकते हैं। तो देखिएगा, जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये हैबिट बता रहा है कि दे नेवर गेट लेट, यानी कि ये रूटीन बता रहा है कि वो लेट होते नहीं है। तो लेट होने की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को शो कराया जा रहा है, ना कि सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी को। भाई अगर ये कह दिया जा रहा है दे नेवर गेट लेट, तो यहां कोई टाइम तो मेंशन नहीं है कि आज की बात है, तो इसका मतलब हमें मान लेना चाहिए कि वो लेट अक्सर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे आपने देखा दे नेवर गोट लेट टुडे, यानी कि वो आज लेट नहीं हुआ था। इसका मतलब हम टुडे को रेफर कर रहे हैं, ना कि डेली को। अगर टुडे को रेफर कर रहे हैं तो ये सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी हुआ, और सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी है तो नेवर नहीं आएगा। टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है और फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डिड नॉट गेट। तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट गेट लेट टुडे। तो फिर से बता दूं, नेवर एडवर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब हम ऐसे एक्शन को रेफर करते हैं जिस एक्शन की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बताई जा रही हो। ठीक है जी, सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए नेवर का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, खैर तो मैं आपको बताऊं, वर्ब के जो पार्ट है वो 7 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो मे भी आज ये कंप्लीट हो गया, अगर नहीं तो देखूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे तो वो मैं और कराऊंगा। तो इसके बाद देखते हैं कि कौन सा टॉपिक चलाएंगे। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स के एग्जाम की डेट जो भी टेंटेटिव यानी संभावित डेट आई है वो मेरे हिसाब से 20 से 25 अगस्त के बीच आई है। तो हो सकता है कि मैं अब डेली कुछ सेंटेंस आपके लिए लाऊं जो मेरे एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं
और जो मेहनत किए हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस, हालांकि प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका था, मतलब पहले यूट्यूब पर मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट कुछ, तो मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, वो मैं डिस्कस भी क्या करूंगा, ठीक है जी। तो खैर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।